ये जो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसे क्या कहा जाता है बेटा? प्लाज्मिड डीएनए। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, तो अब आपके पास जो डिजायर्ड ट्रेट्स होते हैं, जो भी डिजायर्ड ट्रेट्स हैं आपके, वो डिजायर्ड ट्रेट्स आपके उनमें से जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भी डिजायर्ड ट्रेट के जीन है, आपको कोई भी जीन ऐड करना है, मान लेते हैं कोई भी कैरेक्टर है, जैसे आई कलर ले लेते हैं, ब्लू होता है, ब्राउन होता है आपका, दो तरह के आपके कलर होते हैं। तो ब्लू जो है वो रिसेसिव है और ब्राउन कौन सा है आपका? डोमिनेंट है। हम मान लेते हैं हमें ब्लू कलर वाला जो जीन है वो ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले ब्लू कलर, ब्लू आई कलर, इस जीन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेज की मदद से उसको क्या करेंगे? कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आपका क्या किया जाएगा? वहां से उस जीन को आइसोलेट किया जाएगा। जो डीएनए आपकी एग्रोजेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक हमने कल पढ़ी थी उसके द्वारा, और जब आइसोलेट हो जाएगा आपका डीएनए का फ्रेगमेंट, तो उसको फिर क्या किया जाएगा? प्लाज्मिड डीएनए के अंदर कट लगा के उतने ही बेस पेयर का, मान लेते हैं ये जो है आपका 7 बेस पेयर का जीन था, तो हम क्या करेंगे? इस डीएनए के अंदर, प्लाज्मिड डीएनए के अंदर 7 बेस पेयर का कट लगवाएंगे। किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसकी जगह हम क्या ऐड करेंगे? जो ब्लू आई कलर वाला जीन है 7 बेस पेयर का, उसको इसके पास ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको वापस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब ये क्या बन गई बेटा? रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गई? रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए जैसे ही बनती है, सेल के अंदर छोड़ दिया जाता है। सेल क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, डिवाइड करता है, मल्टीपल कॉपी बनती है आपकी डीएनए की, और वो हर एक सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। जब हर एक सेल के अंदर ये पहुंच जाता है, तो इसके बाद इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। ये क्या करता है? अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है। जैसे ही कैरेक्टर आपके एक्सप्रेस होने स्टार्ट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी आई का कलर जो है वो कैसा होना स्टार्ट हो जाता है? ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन से। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मिड डीएनए थी। सबसे मोस्ट कॉमन जो आपकी प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट की गई थी या एक्सट्रैक्ट की गई थी, उसका क्या नाम है बेटा? PBr322। क्या नाम है उसका? PBr322। देखिए, मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड डीएनए कौन सी है? PBr322। यहाँ पे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्लाज्मिड को। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलीवर को। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोड्रिगेज। ठीक है, और जो 322 है वो क्या हो गया इसका? जो 322 है वो आपका स्ट्रेन हो गया इसका। तो ये जो PBr322 है, ये आपका सबसे पहले आइसोलेट या डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने, बोलीवर और रोड्रिगेज ने, और उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? PBr322। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन आपका प्लाज्मिड डीएनए है जिसको आइसोलेट किया जाता है किससे? बैक्टीरिया से। और आइसोलेट करने के बाद, आइसोलेट जैसे ही हुआ, आइसोलेट करने के बाद आपका जो प्लाज्मिड डीएनए उसके अंदर डिजायर्ड जीन ऐड किए जाते हैं। डिजायर्ड जीन जैसे ही ऐड होते हैं, ऐड होने के तुरंत बाद आपका क्या किया जाता है? ऐड होने के तुरंत बाद मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। जब बहुत सारी कॉपी बन जाती है तो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। जैसे ही अलग अलग सेल्स बनते हैं, उसके तुरंत बाद क्या होता है? उसके तुरंत बाद आपका जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टर्स का, जो भी डिजायर्ड जीन आपने ऐड किया था, वो एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका क्लोनिंग वेक्टर था या व्हीकल डीएनए थी, प्लाज्मिड डीएनए, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन सा है? PBr322। अगला जो आता है आपका वो कौन सा है? बैक्टीरियोफेज। कौन सा आएगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन सा होता है बेटा? बैक्टीरियोफेज जो है, किसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज? देखिए, सबसे पहले तो इसी चीज को समझिए, बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है जब आपका कोई भी वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जब भी कोई वायरस आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्ट करने के बाद
वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देता है। मान लेते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस था, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाता है। और इसकी जगह वायरस क्या करता है, अपना न्यूक्लियस यहाँ पे ऐड कर देता है। क्या करेगा बेटा, यहाँ पे अपना न्यूक्लियस ऐड कर देगा। यहाँ पे वायरस का न्यूक्लियस ऐड हो गया। अब जैसे ही वायरस का न्यूक्लियस ऐड होगा, यहाँ पे वायरस का न्यूक्लियस ऐड होता है, जो सेल है ये बैक्टीरिया की बजाय किसकी तरह बिहेव करेगा, वायरस की तरह। पहले देखिए जब इसके अंदर बैक्टीरिया का न्यूक्लियस था तो ये आपका कैरेक्टर शो कर रहा था किसके, बैक्टीरिया के, उसी हिसाब से ये अपना एक्सप्रेशन दे रहा था। लेकिन जैसे ही आपका वायरस का न्यूक्लियस आया, यहाँ पे बैक्टीरिया का न्यूक्लियस रिमूव किया गया यहाँ से, तो ये जो बैक्टीरिया है ये किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, अब वायरस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, बैक्टीरियल सेल में जब वायरस का डीएनए आ जाता है या वायरस का न्यूक्लियस आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो बैक्टीरियल सेल बैक्टीरिया की बजाय वायरस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। उस सेल को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। क्या कहेंगे उसे, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये जो आपकी यहाँ पे वायरस ने जो अपना न्यूक्लियस यहाँ पे ऐड किया था, तो इसके अंदर इसकी डीएनए भी थी, और उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, वायरल डीएनए कहते हैं। वायरल मतलब वायरस की डीएनए हो गई आपकी। अब ये वायरल डीएनए क्या करती है, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाती है, क्योंकि इसे भी क्या करना है, अपना जीन्स को आगे जो है स्प्रेड करना है, अपने कैरेक्टर्स को आगे स्प्रेड करना है। तो ये क्या करती है, आगे अपने जो जीन्स को स्प्रेड करने के लिए इस वायरल डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाती है रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा। जैसे ही रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, वायरल डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनती है, उसके तुरंत बाद आपका ये जो फेज होता है इसे क्या कहा जाता है, प्रोफेज। क्या कहते हैं इसे, प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉपी बनने के बाद आपका मान लेते हैं इससे आपकी 8 बन गई, तो इसके अंदर ये 8 न्यूक्लियस हो गए, वायरस के हो गए, सारे के सारे हो गए 8। अब 8 के बाहर आपकी सेल वॉल डेवलप हो जाती है इस तरीके से, ये हो गई सेल डेवलप हो गई यहाँ से। और ये जैसे ही आपके सभी के चारों तरफ सेल वॉल डेवलप होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक आउट हो जाती है, टूट जाती है, और 8 नए वायरस जो है वो यहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं। ये आगे चल के क्या करेंगे, 8 नए बैक्टीरियल सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, उनके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसकी जगह क्या कर देंगे, अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका तरीका है बैक्टीरियोफेज वाला, ये भी आपका क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी वही तो आपका यूज किया जाएगा। अब देखिए इस वायरस के अंदर हमने ऐड कर दिया कोई भी डिजायर्ड जीन, वो डिजायर्ड जीन लेके कहाँ पे आया, बैक्टीरिया के अंदर आया, बैक्टीरियल डीएनए को या न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय किया, खुद का डीएनए वहाँ पे ऐड किया, 8 कॉपी बनाई, तो 8 नए वायरस बन गए, तो 8 जगह वो जीन चला गया। अब वो 8 क्या करेंगे, 8 नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ पे चला जाएगा ये कैरेक्टर, और वो जब उससे 8 से और ज़्यादा आपके 64 नए सेल्स बनाएंगे, तो 64 सेल्स के अंदर ये कैरेक्टर आपका ट्रांसमिट होगा। तो 2 तरह के आपके वेक्टर डीएनए हैं या व्हीकल डीएनए कहा जाता है, जिनको आपका एक तो है प्लाज्मिड और दूसरा कौन सा है, बैक्टीरियोफेज। अब कुछ फीचर्स देखिए कौन कौन से होते हैं जो आपके क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो आता है आपका, सबसे पहला है कि जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होगा बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं पहले बता देता हूँ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, ORI। ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का, जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है और क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगी, और रेप्लिकेट नहीं करेगी तो इसका मतलब कैरेक्टर जो है वो आगे की तरफ ट्रांसमिट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो आपका डीएनए के सेगमेंट के रूप में डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये होगा तो ही आपका कोई डीएनए जो है वो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में या व्हीकल डीएनए के रूप में एक्सप्रेस करेगा। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसके अंदर वो है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है कि उसके अंदर सेलेक्टेड जीन होने चाहिए, डिजायर्ड जीन।
भाई अगर डिजायर्ड जीन ही नहीं है तो हमें किस लिए ज़रूरत पड़ेगी, उसकी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो जब डिजायर्ड जीन होंगे आपके, तो डिजायर्ड जीन के हिसाब से ही आपका क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा, और कट लगाने के बाद उसका क्या होगा, आपका क्लोनिंग डीएनए के अंदर, वीकल डीएनए के अंदर उसको ऐड कर जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, जैसे ORI हो गया, ये भी सिलेक्टेबल है, कोई डिजायर्ड जीन है वो भी सिलेक्टेबल हो गया। थर्ड आता है रिकॉग्निशन साइट। थर्ड कौन सा आता है, रिकॉग्निशन साइट। ये रिकॉग्निशन साइट है जो रिकॉग्नाइज करती है कौन से कैरेक्टर को आपका आगे एक्सप्रेस करना है, कौन से कैरेक्टर को नहीं करना। तो ये एक्सप्रेशन है, ये किसके द्वारा आता है, रिकॉग्निशन साइट के द्वारा। और एक लास्ट आता है बेटा वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो ये अलग अलग होते हैं। TI प्लाज्मिड है, ये तो प्लांट के अंदर पाया जाता है बेटा, ठीक है। और दूसरा है आपका नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। ये आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं आपके किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के या वीकल डीएनए के, जो उसके अंदर होने जरूरी हैं। जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपका जो डीएनए है वो वेक्टर डीएनए की तरह या वेक्टर आपका क्लोनिंग वेक्टर की तरह या वीकल डीएनए की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही, कल हम करेंगे पैसेंजर डीएनए। चल पैसेंजर डीएनए में बता ही देता हूँ आपको क्या क्या बात है। पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए क्या है बेटा, पैसेंजर डीएनए मतलब जो आपका वो डीएनए जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वीकल डीएनए के थ्रू जाती है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू जाएगी, वीकल डीएनए के थ्रू जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर मतलब जो सवारी करता है, व्हीकल कौन सा हो गया, जो लेके जाता है। जैसे बस है तो वो क्या हो गई व्हीकल, और उसमें आप बैठे हो, आप क्या हो गए पैसेंजर। तो बस आपको लेके जाएंगे कहाँ पे, जहाँ आपका डेस्टिनेशन है। तो वैसे ही व्हीकल डीएनए आपका पैसेंजर डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। अब इसके अंदर जो है आपकी मेनली 3 तरह की डीएनए आती है पैसेंजर के अंदर। एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होती है बेटा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है, ये डीएनए है तो ये पहले तो क्या बनेगी, फोर्क शेप बनेगी, और फिर इसके दोनों साइड पे क्या होगा, आपकी स्टैंड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या बनेगी, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगी। क्या बन जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड सिंथेटिक डीएनए। सिंथेटिक डीएनए आपकी आर्टिफिशियली प्रिपेयर की जाती है। कैसे प्रिपेयर की जाती है, आर्टिफिशियली, सिंथेटिक। तो इसमें पहला तो आता है बेटा आर्टिफिशियल डीएनए। ये आपकी सिंथेसाइज की जाए अगर केमिकल से, अगर ये आपकी सिंथेसाइज की जाए किससे, केमिकल से, विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, ऑन ए टेम्पलेट। टेम्पलेट समझते हैं ना, जिसके ऊपर डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है। तो टेम्पलेट के साथ आर्टिफिशियल डीएनए बनाई जाए केमिकल्स की मदद से। केमिकल कौन से होंगे, वही नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इनका एक मिक्सचर अप्रोप्रिएट रेशियो के अंदर ऐड किया जाए टेम्पलेट के साथ, तो वहां पे क्या करती है, एक डीएनए आर्टिफिशियली बन जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल डीएनए ऑन ए टेम्पलेट। दूसरा आता है आर्टिफिशियल डीएनए विदाउट टेम्पलेट, विदाउट टेम्पलेट। आर्टिफिशियल डीएनए बिना टेम्पलेट के, उसे क्या कहा जाता है आपका, ये आर्टिफिशियल डीएनए ही कहा जाता है इसको। ये आपका एक इंडियन साइंटिस्ट थे, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। इन्होंने ये आपका आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले, और पहले प्रयास में तो ये असफल रहे थे, लगातार 4-5 प्रयास किए। उसके बाद इन्होंने कामयाबी पाई, बिना टेम्पलेट के सिर्फ केमिकल की मदद से आपके डीएनए की फॉर्मेशन कर रहे। ठीक है, तो 1979 में 77 बेस पेयर का इस्तेमाल किया था। उसके बाद 207 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या की थी, आर्टिफिशियल डीएनए की फॉर्मेशन कर दी।
ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है बेटा रैंडम डीएनए। ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं आपके जो क्रोमोसोम्स के टूटने के कारण बनते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के ब्रेकिंग की वजह से, और उस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर से आते हैं उसे क्या कहा जाता है, रैंडम डीएनए। तो ये दो तरह के डीएनए हो गए बेटा आपके पास, एक तो हो गई आपकी वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर, और दूसरा कौन सा हो गया, पैसेंजर डीएनए। कल हम पढ़ेंगे इसके कंपिटिटेंट होस्ट क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, पीसीआर क्या होती है, और डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।